नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास का सफ़र हम शुरुआत करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 आज होगा। ये जो पूरा कोर्स है बच्चों, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी जो परीक्षा जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरओ एआरओ, वीडियो, इसके अलावा उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हर परीक्षा के लिए आधुनिक भारत का इतिहास अलग अलग होगा। भैया कहानी तो सेम है, तो सभी परीक्षाओं में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। मैं पूरी कहानी नुमा बताऊंगा, इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा। तो जिस प्रकार से मैं कोर्स को प्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे प्रेजेंट करने दीजिए। आप जैसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं वैसे समझिए, ठीक है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आधुनिक भारत का इतिहास आपने कभी पढ़ा नहीं है, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इसमें जो जो यूरोपीय कंपनियां आई थी उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने भारत में वो आए, उनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आज का जो वीडियो है, ऐसा तो है नहीं कि ये जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन चैप्टर है आज ही कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। आज के इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो यूरोपियों के द्वारा समुद्री मार्गों की खोज हुई है ना। जैसे समुद्री मार्ग खोज कर कोलंबस चला गया था अमेरिका के समुद्री मार्ग की उसने खोज कर दी। बार्थोलियामाडोस जो था उसने केप ऑफ गुड होप की खोज कर दी थी। ऐसे ही जो आपका वास्को डी गामा था उसने भारत के समुद्री रास्ते की खोज कर दी थी, केरल पहुंच गया था। केरल का जो कालीकट समुद्री तट है या जिसे कोझिकोड कहा जाता है वहाँ पहुंच गया था। वो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम देखेंगे। उसके बाद भारत में यूरोपियों का आगमन का कारण क्या था, वो नए समुद्री मार्ग की खोज करके भारत में क्यों आना चाह रहे थे। वो तो थल से भी तो आ सकते थे, ऊपर की तरफ यूरोप, मध्य एशिया होते हुए भी भारत में एंटर कर सकते थे। उन्होंने समुद्री मार्ग ही क्यों खोजा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए। तो पुर्तगालियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम आज देख लेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले 2 प्रश्न आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आई थी उनका पहली बात आने का क्रम क्या था, और दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर जो कंपनियाँ स्थापित की तो कंपनियों की स्थापना करने का क्रम क्या है, वो दोनों क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले आई हैं पुर्तगाल 1498 में। उसके बाद डच आई हैं, डच। ध्यान देना, ये डच और अंग्रेज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डच पहले भारत में आए या अंग्रेज, तो पहले डच आए हैं फिर अंग्रेज आए। लेकिन कंपनी की स्थापना अगर बोला जाए, डचों ने यहाँ आकर बाद में कंपनी की स्थापना की, जबकि अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड में ही कंपनी की स्थापना कर ली थी। तो इंग्लैंड ने कंपनी की स्थापना पहले की थी, डच ने बाद में की है। जबकि भारत में आने के क्रम में डच पहले आए हैं, अंग्रेज बाद में आए हैं। उसके बाद डेनिश आए हैं, उसके बाद फ्रांसीसी आए हैं, उसके बाद स्वीडिश आए हैं। इनके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। 1 2 3 4 5 जो यूरोपीय कंपनियां हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो 70% सिलेबस आधुनिक भारत का इतिहास अंग्रेजों से ही संबंधित है। 70% क्या 90% आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है। पुर्तगाली आप जानते हैं पुर्तगाल से आए थे। डच जो आए थे ये नीदरलैंड यूरोप में कंट्री है वहाँ से आए थे। अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे। डेनिश डेनमार्क से आए थे। फ्रांसीसी फ्रांस से आए थे, ठीक। तो ये समझ लीजिए। अब कंपनियों की स्थापना का क्रम, पुर्तगालियों की कंपनी की स्थापना जो हो गई थी वो मानी जाती है कि 1498 में ही हो गई थी। उसके बाद दूसरी जो कंपनी की स्थापना हुई थी अंग्रेज़ों की हुई थी। इंग्लैंड में ही उन्होंने 1599 में ही विचार बनाना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी कंपनियों ने मिलकर एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई। हालांकि महारानी एलिजाबेथ के द्वारा उनको जो परमिशन है वो 1600 ईस्वी में मिली। उनको परमिशन मिली थी कि भैया
जो केप ऑफ गुड होप है ना, उसके पूर्व दिशा में जो देश हैं, इंडिया हो चाहे चाइना हो, वहाँ पे आप व्यापार कर सकते हैं। 15 वर्षों के लिए आपको व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। केवल व्यापार ही नहीं, आपकी मोनोपोली होगी कि दूसरी कोई कंपनी इंग्लैंड से जाकर वहाँ व्यापार नहीं करेगी। हालांकि अभी आगे चलकर पढ़ेंगे, फिर भी वैसे ही बता दिया मैंने। उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी, बाकी सेम है, ये अंग्रेज और डच का, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, अच्छे से अभी याद कर लीजिए। तो आए पहले कौन थे? पहले बच्चों डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे। कंपनियों की स्थापना पहले अंग्रेजों की, फिर डच की स्थापना हुई थी। चलिए अब महत्वपूर्ण फैक्ट, ये मैप में देख रहे हैं झुंड से ये तारे पूरे, पुर्तगाल, डेनमार्क, इंग्लैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, यहाँ से आए थे ये लोग भारत में। ये लोग हैं, ये यूरोपीय कंट्री हैं, ये पूरी यूरोपीय कंट्री हैं, यहाँ से ये भारत में आए थे। ये आपका केप ऑफ गुड होप है, अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें केप ऑफ गुड होप है, ठीक। नाम इसका ऐसे रखा गया था केप ऑफ गुड होप, मतलब यहाँ से पूर्वी देशों के, पूर्वी जो देश हैं, जो अमीर देश हैं, हमारा भारत सोने की चिड़िया था ना, उन सभी को खोजने में अच्छी होप है यहाँ से, इसलिए इसका नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया। अब समुद्री मार्ग की खोज में सबसे पहले फैक्ट आपको याद करना है कोलंबस। कोलंबस देखिए, यहाँ पुर्तगाल है और बगल में स्पेन है, स्पेन का रहने वाला था कोलंबस। स्पेन और पुर्तगाल मेन तौर पर इनकी जो यहाँ के जो राजा रानी थी वो लगे पड़े थे कि भैया समुद्री मार्ग की खोज कीजिए, खोज कीजिए, क्योंकि ये जो थल वाला मार्ग था ना, ये बहुत भयानक हो चुका था। यहाँ पर अभी मैं बताऊँगा उस्मानी साम्राज्य आ गया था, अभी बताऊँगा आगे, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल समझिए कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ऐसे साम्राज्य का उदय हो गया था जो व्यापार करने में इनको कठिनाई कर रहा था। तो इनको एक नए मार्ग की खोज चाहिए थी, जिससे कि ये नए मार्ग से, समुद्री मार्ग से होकर ये पूर्वी देशों में जाएं और अच्छा खासा व्यापार कर सकें। इसलिए जो स्पेन, पुर्तगाल और जो अन्य यूरोपीय कंट्रीज़ थी वो प्रोत्साहित कर रही थी, लोगों को स्पॉन्सर कर रही थी, पैसे दे रही थी कि भैया आप जाइए समुद्री मार्गों की खोज कीजिए, नए नए जो राज्य हैं पूर्व दिशा में उनका रास्ता खोजिए, वहाँ पे जाके हमको व्यापार करना है, क्योंकि यहाँ के लोग जो शासक हैं वो इस रास्ते से व्यापार हमको नहीं करने दे रहे हैं। व्यापार करने भी दे रहे हैं तो खुद वहाँ से सामान लेकर आते थे और 10 रुपये का सामान लाते थे तो 100-150 रुपये का इनको बेचते थे यूरोपियों को। तो यूरोपीय जो व्यापारी थे बिल्कुल फ़ायदा नहीं कमा पा रहे थे। इसी कारण से नए समुद्री मार्गों को खोजने का स्पॉन्सर किया गया, लोगों को सरकार ने पैसे दिए। सरकार मतलब वहाँ उस समय राजा थी और पुर्तगाल में रानी थी। उन लोगों ने बोला ले जाओ जितना पैसा लेकर जाना है, लेकिन नए नए समुद्री मार्ग की खोज करके ये देशों को ढूंढिए आप, ठीक। और उस समय नए नए जो जहाज़ है ना, नई नई तकनीक के जहाज़ों की खोज हो गई थी, कंपास की खोज हो गई थी जो दिशा सूचक था, दिशा बताने वाला। तो नई नई चीज़ों की भी खोज हो रही थी जिससे समुद्री जो सफ़र है वो आसान हो गया था। बंदूकों की खोज हो गई थी, तोपों की खोज हो गई थी, ठीक। तो कोलंबस को ये काम मिला, तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में ये अमेरिका की खोज कर दी। अमेरिका के तट पर गया तो अमेरिका के समुद्री रास्ते की खोज कर दी। हालांकि उसको कहा गया था कि आप जाकर भारत और भारत के जैसे जो पूर्वी देश हैं उनकी खोज करिए, लेकिन ये गलत जगह चला गया। गलत जगह ही चली, लेकिन गलत जगह ही सही, लेकिन ये एक नई खोज कर बैठा। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की है। अमेरिका की खोज का मतलब कॉमन सेंस लगाइए कि अमेरिका के समुद्री रास्ते की खोज, ठीक है। अगर किसी किताब में लिखा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो कॉमन सेंस अपने दिमाग में लगा लीजिए कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की, मतलब पूरे वर्ल्ड मैप में भारत को खोजा। ये है भारत की खोज का मतलब, पूरे वर्ल्ड मैप में भारत कहाँ है वो खोजा, ठीक। इसके बाद आता है बार्थोलोमियो डियाज, ये पुर्तगाल का था।
इसने 1487 ईस्वी में ये अफ्रीका महाद्वीप में देखिए केप ऑफ गुड होप है, इस केप ऑफ गुड होप को खोजा। अब ये जब जगह खोज ली इसने तो यहाँ से सबको पता लग गया कि भैया केप ऑफ गुड होप यहाँ है, तो यहाँ से इन देशों को, पूर्वी देशों को खोजना आसान हो गया था। तो बार्थोलोमियो डियास 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की इसने, केप ऑफ गुड होप की खोज की। उसके बाद आता है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा इस रास्ते से होकर केरल राज्य के कालीकट जो तट है, कालीकट तट या इसे कोझिकोड तट भी कहते हैं, कोझिकोड तट, यहाँ पर पहुँचा 17 मई 1498। तो ये पहला यूरोपी था जिसने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि दूसरा पुर्तगाली कौन था। दूसरा पुर्तगाली कौन था? तो दूसरा पुर्तगाली जो था वो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था। इसने 1500 ईस्वी के आखिरी महीनों में भारत की मतलब भारत का सफ़र किया था इसने। ठीक है, और इसके अलावा शुरुआत में ये डायरेक्ट वहाँ जाते समय ये ब्राज़ील चला गया था, गलती से ये ब्राज़ील चला गया था, तो ब्राज़ील से होकर ये भारत पहुँचा था। तो ब्राज़ील की खोज पूछा जाएगा किसने की है, तो ब्राज़ील के समुद्री रास्ते की खोज किसने की है? पेड्रो अल्वारेज ने। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये देखिए इस जहाज़ से जा रहा है, ये है पेड्रो, हालांकि काल्पनिक है लेकिन समझने में आपको आसानी होगी। ठीक, अभी तो मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, अभी जब पुर्तगालियों के बारे में डिटेल में बताऊँगा ना तो इनका नाम दोबारा से आएगा। ठीक, उसके बाद भारत आने का कारण क्या है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारत क्यों आए थे वो, मतलब जो यूरोपी थे इन्होंने भारत की समुद्री रास्ते की खोज क्यों करना चाहते थे। कारण मैं आपको बताता हूँ, कई कारण हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे भारत जो सोने की चिड़िया था, बहुत धनी था, वो तो अलग बात है, लेकिन मुख्य कारणों में क्या है। शुरुआत में देखिए ये जो पूरा साम्राज्य है ना, इस पूरे साम्राज्य में रोमन साम्राज्य बसा हुआ था। रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, जब रोमन साम्राज्य था तब यहाँ के जो यूरोपी थे वो भारत के साथ व्यापार करते थे, भारत के साथ व्यापार कर रहे थे, बेचारे आसानी से व्यापार कर रहे थे। कभी इस लाल सागर के थ्रू चले जाते थे, कभी ये जो गल्फ ऑफ जो पर्शिया है इसके थ्रू चले जाते थे, ये जिसे आप पारस की खाड़ी कहते हैं। तो ये व्यापार किया करते थे। हालांकि जो रोमन साम्राज्य है ये भी टैक्स लिया करता था, इनसे यूरोप वासियों से टैक्स लिया करता था, लेकिन कम मात्रा में टैक्स लिया करता था। तो ये व्यापार इनका चल रहा था, और उस समय यूरोपीय कंट्री इतनी धनी नहीं हुआ करती थी, वो व्यापार पर ही उनका पूरी तरीके से समझो निर्भर थे। तो इनका जैसे तैसे चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब शुरू होती है जब 1400 ईस्वी के ऊपर समय जाता है। तो उस समय क्या होता है कि जो रोमन साम्राज्य है इसका पतन होना शुरू हो जाता है। रोमन साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है, साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये दो भागों में बंट जाता है, एक टाइम ऐसा आता है ये दो भागों में बंट जाता है, एक तो पूर्वी रोमन साम्राज्य, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। एक पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य तो इससे हमको लेना देना कोई नहीं है, पूर्वी रोमन साम्राज्य से हमको संबंधित है, मतलब लेना देना है। ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है इसको बेजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं। ये रोमन साम्राज्य का ही भाग था। रोमन साम्राज्य दो भागों में बटा, पूर्वी जो साम्राज्य है बेजेंटाइन साम्राज्य इसको कहा गया, और बेजेंटाइन साम्राज्य यहाँ था, लेकिन ये धीरे धीरे ये बेजेंटाइन साम्राज्य जब कमज़ोर होता गया
तो मुस्लिम साम्राज्य, एक उस्मानी साम्राज्य आपने सुना होगा, उस्मानी साम्राज्य, इन्होंने इन पर अधिकार कर लिया। ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, जिसे आप बेंजाइंटाइन एम्पायर कह रहे हैं, इसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। इसकी राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया थी। जबकि पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य है, इसकी राजधानी रोम थी। जो आज इटली की राजधानी है, वही इसकी राजधानी थी। अब कुस्तुनतुनिया में जो बेजेंटाइन एम्पायर का राज है, लेकिन धीरे धीरे ये भी कमज़ोर होते गए। तो जो एक मुस्लिम साम्राज्य है, उस्मानी साम्राज्य, ये अरब के आसपास के जो मुस्लिम साम्राज्य थे ना, वो उस्मानी साम्राज्य था। उन्होंने अपना विस्तार किया और कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया 1453 तक। तो ये पूरा इलाका, तुर्की उर्की वाला सब पूरा इलाका अब किसके अधीन आ गया? अब उस्मानी साम्राज्य के अधीन आ गया, जिसे आप इंग्लिश में ओटोमन एम्पायर भी कहते हैं। तो ओटोमन एम्पायर के अधीन ये वाला पूरा क्षेत्र आ गया। अब व्यापार अगर यूरोपियों को करना है तो ओटोमन एम्पायर के साथ समझौता करना होगा, तब जाकर व्यापार कर सकते हैं। और ओटोमन एम्पायर जो मुस्लिम साम्राज्य था, ये यूरोपियों को व्यापार करने में बहुत कठिनाइयाँ करने लग गए। अब वो इतना टैक्स लेने लग गए कि इंडिया से कोई सामान 1 रुपये के लेकर आ रहे हैं ना, तो इनको 12 रुपये की, 15 रुपये की, 12 से 15 रुपये में दे रहे हैं यूरोप वासियों को। तो उससे इनका बहुत नुकसान हो रहा है, ये व्यापार से बिल्कुल कमाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि जो यूरोप की कंट्रीज़ थी, वो अब ऐसे रास्ते की खोज करना चाह रहे थे जिससे वो डायरेक्ट इंडिया में पहुंच जाएं और ये जो उस्मानी साम्राज्य है, इससे कोई लेना देना ना हो। ठीक है, तो पहला महत्वपूर्ण कारण तो ये है। दूसरा, आर्थिक तौर पर ये हमारा जो भारत है और इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है, बहुत धनी था। बताया जाता है ना, सोने की चिड़िया था ये, सोने की चिड़िया था। ठीक है, सोने की चिड़िया था। तो ये भी इनके आकर्षण का एक कारण था। तो इसलिए वो समुद्री मार्ग की खोज करना चाह रहे थे, ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण ये था कि जो शासक थे, जैसे प्रिंस हेनरी, ये पुर्तगाल के शासक थे। स्पेन की राजकुमारी थी इसाबेल, इन्होंने आर्थिक सहायता दी। जो नाविक थे, जो खोज करता थे, समुद्री रास्तों की खोज करते थे, उनको आर्थिक सहायता दी, उनको पूरा सपोर्ट दिया, स्पॉन्सर किया कि आप भैया जाके खोज के लाइए, जितना खर्चा होगा हम सब करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा उस समय जो कंपास है उसकी खोज हो गई थी, दिशा सूचक जो दिशा बताता है उसकी खोज हो गई थी। इसके अलावा एस्ट्रोलैब की खोज हो गई थी। ये जो अक्षांश देशांतर है उसके बारे में ये बताते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। तो इन सब की खोज हो गई थी और समुद्री मार्ग जो है, अब सफ़र जो है वो आसान हो गया था। बंदूकों की खोज हो गई थी, तोपों की खोज हो गई थी और नई नई तकनीक की जो जहाज़ हैं वो खोजे गए थे। तो इससे सफ़र, समुद्री सफ़र सुरक्षित और आसान हो गया था। ये भी एक कारण था कि लोगों को बढ़ावा मिला, यूरोपीय लोगों को, और वो सफ़र पर निकल गए। तो आपके दिमाग में अब क्लियर हो गया होगा कि आखिर यूरोप वासियों ने समुद्री रास्ते की खोज करने का उनका क्या कारण था। पहला तो ये उस्मानी साम्राज्य से परेशान हो गए थे। उस्मानी साम्राज्य ने क्या किया था, जो बेजेंटाइन एम्पायर था, जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, जो पहले रोमन साम्राज्य का ही हिस्सा था, उस पर अधिकार कर लिया, जिससे कि हालत ख़राब हो गई यूरोपियों की। इस कारण से वो खोज करना चाहते थे, उसमें वो सफल हो भी गए। अब सबसे पहले सफल होकर कौन पहुँचे भारत में? पुर्तगाली पहुँचे। तो पुर्तगालियों के बारे में समझते हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया, वास्को डी गामा ये आया था, सबसे पहला यूरोपी था। ये लिस्बन से निकला था, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, वहाँ से निकला था ये। सबसे पहले केप ऑफ गुड होप पहुँचा। उसके बाद ये डायरेक्ट भारत में नहीं आया, उसके बाद ये मोम्बासा, यहाँ पे जो जगह है, इसके पास पहुँचा और यहाँ पर इसको एक गुजराती मिला
उसका नाम था इब्न मजीद, अहमद इब्न मजीद या मजीदी भी इसको कहते हैं। यहाँ एक गुजराती मिला जो मुस्लिम था, तो वो मुस्लिम जो गुजराती मिला इसको, वो इसको अपने साथ ले गया केरल। केरल के जो केरल का जो कोझिकोड है, ठीक है, या कालीकट जिसको कहते हैं, वहाँ पर ये पहुँचा। सहायता किसने की थी? गुजराती व्यापारी अहमद इब्न मजीदी ने। और यहाँ पर ये 2-2.5 महीने रुका, और जब यहाँ पर ये पहुँचा ना, वहाँ के एक लोकल शासक थे जिनका नाम था ज़ेमोरिन। तो ज़ेमोरिन ने बहुत ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत किया, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। भारत की संस्कृति आप जानते ही हैं, उसी संस्कृति में एक स्वागत किया जैसे मेहमान का स्वागत किया जाता है। स्वागत करने के बाद तुरंत एक मूर्ति थी, देवी की मूर्ति, उसके पास ले गए ये ज़ेमोरिन। तो वास्को डी गामा को समझ में नहीं आ रहा था ये कौन है। तो वास्को डी गामा ना इनकी भाषा समझ रहा था, ना ये वास्को डी गामा की भाषा समझ रहे थे, बस फेस एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा था। तो वास्को डी गामा को लगा कि ये जो मूर्ति है इसकी सब पूजा कर रहे हैं, लगता है ये जो ईसा मसीह थे उनकी माता जी हैं, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। फ़िलहाल ये कहानी नुमा आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में तो पूछेगा नहीं, ठीक। तो ज़ेमोरिन ने हेल्प बहुत की यहाँ पर, और लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी अरबी व्यापारी थे, तो अरबी व्यापारियों ने बहुत विरोध किया, लेकिन उन विरोधों का सामना करते हुए पुर्तगाली सफल भी हो गए थे, ठीक। और यहाँ 2-2.5 महीने रुका भारत में, और उसके बाद 2-2.5 महीने के बाद वो कुछ मसाले वसाले, काली मिर्च उर्च लेकर निकल गया, और उसको अपने देश में जाकर जब उसने बेचा तो 60 गुना अधिक लाभ हुआ। जितना भी उसका खर्च हुआ था, उस सब खर्च वर्च निकालने के बाद उसको जो लाभ हुआ 60 गुना अधिक लाभ हुआ। उसके बाद पूरे यूरोप में जब ये बात फैली तो हाहाकार मच गया कि भैया भैया भारत की खोज हो गई है, इतना इतना लाभ हो रहा है। तो सब देशों ने ट्राई करना शुरू कर दिया, सब देशों ने भारत में पहुंचने का प्रयास शुरू कर दिया। और दूसरा जो पुर्तगाली था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये भारत पहुंचा, हालांकि ब्राज़ील होकर ये भारत में आया था, ठीक है। इतना ही फैक्ट इसके बारे में आपको याद रखना है। जब आए यहाँ पर, जब पुर्तगाली यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ व्यापार करने के लिए फैक्ट्रियाँ खोलनी शुरू कर दी या बस्तियाँ बसानी शुरू कर दी। फैक्ट्रियाँ मतलब आज की डेट में जैसे फैक्ट्रियाँ वैसे नहीं, एक ऐसा अपना जगह को घेर लेते थे, वही फैक्ट्री कहला रही है, उसी के अंदर व्यापार कर रहे हैं, अपना सामान वामान रख रहे हैं, वही फैक्ट्री है। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने केरल के कोचीन में खोली 1503 ईस्वी में। उसके बाद 1505 ईस्वी में कन्नूर में खोली, केरल के ही कन्नूर में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री खोली। तो कोचीन में पहली और कुन्नूर में दूसरी। इसके अलावा बाकी ये जो जगह मैप में दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर इनकी टोटल मुख्य ये फैक्ट्रियाँ हैं। इसके अलावा अन्य जगह पर भी फैक्ट्री थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कालीकट में भी फैक्ट्री खोली थी। गोवा इनकी बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, इन्होंने इसको बाद में अपना हेडक्वार्टर बना लिया था बाद में। बसीन, दमन, दीव, हुगली, नागपट्टनम, ये सब जगह इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ खोली और मस्ती से ये चलाने लग गए, ठीक। अब एक और आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको और भी बता देना चाह रहा हूँ। जो वास्को डी गामा था, वो पूरे जीवन काल में 3 बार भारत की यात्रा पर आया था। 3 बार भारत आया था, और उसकी मृत्यु भी भारत में ही हुई थी। अब पुर्तगाली गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। अब जो पुर्तगाली थे, इन्होंने भारत में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया, कंपनियां स्थापित कर दी। तो कंपनियों को संचालित करने के लिए अपने गवर्नर नियुक्त करने शुरू कर दिए। तो 1505 से 1509 तक इन्होंने अपने पहले गवर्नर को नियुक्त किया, जिसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। इसके बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था, इसलिए आपको नाम याद रखना है, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। ये है फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। 1505 से 1509 तक ये गवर्नर रहता है, और पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था।
इसके अलावा शांत जल संधि या ब्लू वाटर पॉलिसी इसने अपनाई थी। शांत जल संधि कहते हैं, या शांत जल पॉलिसी इसने अपनाई थी। ये पॉलिसी क्या थी? इस पॉलिसी के थ्रू मतलब ये पूरे जो समुद्री जो क्षेत्र है इस पर अपना अधिकार करना था, और इसके अलावा वहाँ का जो व्यापार है, समुद्र में जो व्यापार है वो अपने कंट्रोल में कर लेना। तो ये है ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब किसी दूसरे को अगर उस जगह आना है, समुद्र में कोई व्यापार समुद्र से करना है, समुद्र के रास्ते से, तो इनको टैक्स देना पड़ता था। तो वो पुर्तगालियों को टैक्स देते थे, मतलब पूरे समुद्र पर अपना अधिकार कर लेना। ये ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने अपनाई। उसके बाद दूसरा जो पुर्तगाली आया बच्चों, अल्फांसो द अल्बुकर्क आया। अल्फांसो द अल्बुकर्क आया। 1509 से 1515 ईस्वी तक ये पुर्तगाली गवर्नर रहा। इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, क्योंकि 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया। अब उस समय पहले देख लीजिए स्थिति क्या थी। जब ये पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क था, उस समय भारत की स्थिति विजयनगर साम्राज्य था, और जो बहमनी साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य था दक्षिण में, वो 4-5 भागों में बंट चुका था। अहमदनगर, बरार और आपका बीजापुर, बीदर और इधर गोलकुंडा, तो ये 5 भागों में आपका बंट चुका था। उसके अलावा इस समय देख ले हैं 1509 से 1515 तक दिल्ली सल्तनत का ही टाइम पीरियड चल रहा है। 1526 में वो तो मुग़ल स्टार्ट होंगे, लेकिन दिल्ली सल्तनत मुख्य तौर पर चल रहा है। ठीक, इसके अलावा राजपूत शासक हैं, राजस्थान वाले इलाके के आसपास यहाँ राजपूत शासक हैं। तो ये है सभी भारत के शासक उस समय स्थिति थी। तो इन्होंने बीजापुर के शासक उस समय आदिल शाह थे, उनसे गोवा छीन लिया। आदिल शाह से गोवा छीन लिया। किस पुर्तगाली गवर्नर ने? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। इसने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। केरल के कोचीन को इसने अपनी राजधानी बनाया, और भारत की महिलाओं से शादी करने को प्रेरित किया। इसने पुर्तगालियों को बोला कि यहीं और जो औरतें हैं उनसे शादी कीजिए, अपनी संतानें परिवार यहीं बढ़ाइए। ठीक, इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क के बारे में ये बात आपको याद रखनी है कि अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाने का इसने प्रयास किया, रोक लगाई अपने जो एरिया है वहाँ पर। इसके अलावा कृष्णदेवराय से इसने बहुत अच्छी दोस्ती कर ली थी। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक हैं। आप पूरे इतिहास में टॉप 10 महान शासकों की लिस्ट बनाइए, उसमें कृष्णदेवराय का नाम नहीं आएगा तो कहना। अगर पूरा विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपने पढ़ा है ना, अगर कृष्णदेवराय के बारे में नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए विजयनगर साम्राज्य अधूरा है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से 50% जो क्वेश्चन है वो कृष्णदेवराय के बारे में आते हैं। इवन जो बाबर आया था उसने अपनी पुस्तक बाबरनामा में भी कृष्णदेवराय की बहुत बड़ाई की है कि भैया दक्षिण में एक बहुत महान शासक है जिसका नाम कृष्णदेवराय है, जबकि वो दिल्ली के आसपास था, वो उत्तर भारत में था और ये दक्षिण में है। सोशल मीडिया नहीं था कि मतलब कोई भी राजा फेमस हो जाए। दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ कोई राजा फेमस होके जा रहा है, उसका नाम फेमस हो रहा है, इसका मतलब सच में बहुत महान शासक है। और कृष्णदेवराय ने भटकल का एक किला है कर्नाटक के अंदर भटकल का किला है, यहाँ पर मतलब भटकल जगह है कर्नाटक के अंदर, यहाँ पर किला बनाने की अनुमति अल्फांसो द अल्बुकर्क को दे दी थी। इसके अलावा अल्फांसो द अल्बुकर्क ने मलक्का जलडमरू, होमुर जलडमरू, इस पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा मलक्का जो जलडमरू है ये इंडोनेशिया वाले इलाके में, यहाँ पर अधिकार कर लिया था। मलक्का और होमुर्ज पर अधिकार अल्फांसो द अल्बुकर्क ने कर लिया था। ठीक, इसके अलावा अल्फांसो द अल्बुकर्क ने
एक चर्च बनवाई थी, बहुत फेमस चर्च है गोवा के अंदर, सेंट जेवियर चर्च बनवाई थी। और 1515 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कई और पुर्तगाली गवर्नर आए, उनके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको एक और गवर्नर के बारे में, नीनो डी कून्हा। ये 1529 से 1538 तक रहता है पुर्तगाल का गवर्नर। जब ये बना था उस समय मुग़ल साम्राज्य शुरू हो गया था और उस समय जो शासक था बाबर, लेकिन एक वर्ष के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं रहता है। इसने भैया राजधानी परिवर्तित कर दी। अल्बुकर्क ने राजधानी कोचीन बनाई थी ना, इसने गोवा को राजधानी बना दिया और उसके बाद गोवा ही इनकी मुख्य राजधानी रही। गोवा पे ही इनका मेन हेडक्वार्टर जो है गोवा में रहा, जब तक ये रहे गोवा में ही मेन हेडक्वार्टर इनका रहा। इसके अलावा बहादुर शाह, गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसको समुद्र में फेंक दिया था 1537 में। और इस समय जो मुग़ल साम्राज्य का जो शासक है वो हुमायूं था। हुमायूं का बहादुर शाह से युद्ध भी हुआ था और बहादुर शाह बेचारा भागकर दीव में आया था, गुजरात के पास दीव में आया था। वहीं पर इसकी जब पुर्तगालियों से भिड़ंत होती है तो पुर्तगाली इसको समुद्र में फेंक देते हैं। तो बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, इसको समुद्र में फेंक दिया जाता है। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। ये देखिए बेचारा डूब रहा है, ठीक है। इसके अलावा बहादुर शाह को जब फेंक दिया इन्होंने, तो जो बहादुर शाह के अधीन दीव और बसीन थे, इस पर भी पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया और यहाँ फैक्ट्रियाँ खोल दी। और हुगली में भी फैक्ट्री खोली गई 1537 ईस्वी में। हुगली आप जानते हैं किस जगह पर है? ये बंगाल में है, ठीक। ये देख लीजिए, हुगली बंगाल में। दीव बसीन, इस पर भी देखिए अधिकार कर लिया पुर्तगालियों ने। कुछ और तथ्य, ये अपने आप को एस्तादो दा इंडिया कहते थे, मतलब समुद्र के देवता अपने आप को मानते थे भैया, कि समुद्र के ही सर्वसर्वा, समुद्र के मालिक यही हैं। सच में ऐसा था। इनका समुद्र में इनकी नेवी इतनी तगड़ी थी कि कोई बाहरी जो शासक है उसको व्यापार अगर करना होता था ना, तो इनसे परमिट लेना पड़ता था। इन्होंने गोवा में अपना हेडक्वार्टर खोल रखा था कि वहाँ पर जाओ, सब परमिट लो, तब जाके समुद्र में व्यापार करो। अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता था जिसके पास परमिट नहीं है, तो उसको तुरंत डुबा देते थे, ये उसको ख़त्म कर देते थे। इतना तगड़ा सिस्टम था कि हिंद महासागर वाले इलाके में पूरा इन्होंने अधिकार कर लिया था। और जिसको भी इस एरिया में जाना है, चाहे घूमने के लिए चाहे व्यापार करने के उद्देश्य से, तो इनसे परमिट लेना पड़ता था। इन्होंने परमिट व्यवस्था लागू की थी। परमिट व्यवस्था मतलब एक तरीके की एक मोहर है, समझ लीजिए। गोवा हेडक्वार्टर, इनके हेडक्वार्टर में जाकर एक मोहर लगवा लेनी है कुछ पैसे देकर, तो आपको परमिट मिल गया है, तो आप इस समुद्र में व्यापार कर सकते हैं। ये चेकिंग करते रहते थे कि जिसके पास परमिट नहीं होगा उसको ये मार देते थे। इनका सिस्टम इतना तगड़ा था कि भैया जो भारत का उस समय तगड़ा शासक था अकबर, उसको भी, उसके भी व्यक्तियों को, उसके भी सेना को यहाँ व्यापार के लिए, यहाँ काम करने के लिए, घूमने के लिए परमिट लेना पड़ा था। समझ पा रहे हैं? इतना तगड़ा सिस्टम था इनका। भारत आने का परिणाम क्या हुआ? ये भारत में आए, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, मतलब क्या रिजल्ट निकला इनके भारत में आने का? भैया कोई भी बाहरी सभ्यता भारत में आएगी तो कुछ ना कुछ छाप छोड़कर जाएगी ही, ठीक। तो प्रिंटिंग मशीन ये भारत में लाए। तो प्रिंटिंग मशीन भारत में लाने वाले पुर्तगाली ही हैं। और इन्होंने सबसे पहले 1556 ईस्वी में गोवा के अंदर प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया। पहली वो प्रिंटिंग प्रेस थी, उसको स्थापित किया। उसकी तस्वीर देख लीजिए, ये है। और तंबाकू की खेती की शुरुआत भारत में इन्होंने ही की है। तंबाकू जिससे पूरा देश समझ लीजिए बर्बादी के रास्ते पे ही एक चल रहा है,
उसकी शुरुआत इन्होंने ही की। इन्होंने हम भारतीयों को तंबाकू की खेती करना सिखाया, ठीक। और इसके अलावा आलू, मटर, अनानास, पपीता, मूंगफली, बादाम, काजू, लीची, इन सब का ज्ञान भारतीयों को इन्होंने ही दिया है, ठीक है। इन्होंने ही इस चीज़ों के बारे में बताया है। और पुर्तगाली भारत से क्या सीखे? उन्होंने भारत से मसाले ले गए, सूती कपड़ा, नील, ये सब खरीदते थे। जब ये सब खरीदते थे तो वो सोने के सिक्के देते थे। सोने के सिक्के भारत के व्यापारियों को देते थे, भारत के लोगों को देते थे, जिससे भारत के लोग बहुत खुश होते थे और वो प्रोत्साहित होते थे। उनके लिए मसालों और उगाते थे, सूती कपड़ा, नील, ये सब और व्यवस्था करते थे, ठीक है। इसके अलावा यूरोप की संस्कृति भारत में आ गई। एक नए धर्म के बारे में भारतीयों को ज्ञान मिला, क्रिश्चियन धर्म के बारे में भारतीयों को ज्ञान मिला। तो ये परिणाम निकले बच्चों, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ाऊँगा। इसके बाद फिर से जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें फिर से जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है आगे कंटिन्यू करूँगा। अभी थोड़ा लंबा चैप्टर है, डिटेल में पढ़ाना है आपको, तो आराम आराम से आप पढ़ते रहिए, जल्दबाजी मत कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो क्लास नोट्स इसके ज़रूर ले लीजिएगा। क्लास नोट्स आपको श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। ये श्री एजुकेशन SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन ये डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को, तो वहाँ स्टोर सेक्शन में जाएंगे आप। स्टोर सेक्शन में रजिस्टर करने के बाद तो बहुत सारे क्लास नोट्स आएंगे। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नोट्स होगा, आप उन्हें ले लीजिए, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होंगे। तो क्लास नोट्स और ये वीडियो लेक्चर पढ़ने के बाद क्लास नोट्स से आप रिवीजन कर लीजिए, बहुत आनंद आने वाला है। फ़िलहाल कूपन कोड इस्तेमाल करके 25% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, SHRI 25। तो आपको 70-75 रुपये में ये मिल जाएगा। मात्र इतने रुपए में आपको इतनी अच्छी चीज़ मिलने वाली है कि आप भी क्या याद रखोगे। किसी बाहरी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 बार रिवीजन कर लीजिए, आधुनिक भारत का इतिहास मुट्ठी में हो जाएगा और सबसे आसान विषय आपको लगने वाला है। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।